आपने फ्लैट खरीदा नहीं, आपने सपना खरीदा। सपना तो कभी भी टूट सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? प्रॉपर्टी कभी भी गलत नहीं। गलत होते हैं प्रॉपर्टी के पेपर। जो भगवान ने हमारे को जमीन दी, चाहे वो लेह में दी, चाहे कश्मीर दी, लद्दाख दी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी जमीन गलत नहीं। ट्रस्ट इशू बहुत होता है बिल्डर्स के साथ। विश्वास करे तो करे कैसे, भाग जाएगा, टाइम पे पोजीशन नहीं देगा। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो खरीदा नहीं जा सकता। फ्लैट बेटर है या फिर प्लॉट? जमीन लेनी चाहिए। फ्लैट की एक एज है, हर एक चीज की एक उम्र है, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट है। जमीन की कोई एक्सपायरी नहीं। सोना जितना पुराना होगा उतना महंगा होगा, बिल्डिंग जितनी पुरानी होगी उतनी सस्ती। आने वाले समय में जिसके पास जमीन होगी वही अप्रिसिएशन है। मकान या दुकान, किस में इन्वेस्ट करें? जैसे होता है ना कि बेस्ट रिटर्न किस में मिलेगा? बेस्ट रिटर्न सर आपके इंटरेस्ट में मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं कि भाई खुद का मकान नहीं खरीदना चाहिए, रेंट के मकान में रह लो। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात सुन के, बड़ा आहत होती है जो आदमी कहता है कि किराए पे रह लो और अपना घर मत करो। अपने घर जैसा सुकून इस दुनिया में कहीं भी नहीं। रेडी टू मूव में जाए या फिर जैसी प्रॉपर्टी लॉन्च हो उसमें पैसा लगाएं? रेडी टू। बिल्डर फ्लोर लेना चाहिए या फिर ये जो हाई राइज सोसाइटीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की तो बिल्डर फ्लोर। अगर कोई बच्चा 25-26 साल का, 27 साल का, अंडर 30 की अगर मैं बात करूं तो वो आज की डेट पे जमीनों में, मकानों में पैसा लगाए। सर 100% लगाए। ये जमीन कभी भी दोबारा नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, और साथ ही साथ समाज में जो गलतफहमियां हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं जो कि जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। आप इन्वेस्ट कहाँ करें? ज़मीन में इन्वेस्ट करें या फिर फ्लैट में इन्वेस्ट करें? बिल्डर फ्लोर में जाएं या फिर किसी हाई राइज सोसाइटीज़ में जाएं? आपके बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। जेनजीज की चर्चा करेंगे, जो आज नए नए बच्चे हैं पूरे देश में जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनकी बातचीत करेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश चुग जी हैं जो कि बहुत जानकार व्यक्ति हैं और आपको सही सलाह देंगे। पूरी ईमानदारी हम इस पॉडकास्ट में बरतने की कोशिश करेंगे कि आप तक सही बात, सटीक बात पहुंच सके। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत। सर, धन्यवाद तो आपका है कि आप हमारे स्टूडियो आए हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाए। प्रॉपर्टी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? जब लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या सोचें? देखो सर, प्रॉपर्टी कभी भी गलत नहीं होती। अच्छा। इस दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी गलत नहीं होती। हम्म। गलत होते हैं प्रॉपर्टी के पेपर। अच्छा। जो भगवान ने हमारे को जमीन दी है, चाहे वो लेह में दी, चाहे कश्मीर दी, लद्दाख दी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी जमीन गलत नहीं। हर एक चीज का एक पर्पज होता है। कहीं पे केसर होता है, कहीं चावल होता है, कहीं सोयाबीन होती है, कहीं कुछ होता है। तो हर एक चीज का पर्पज है कि भगवान ने कौन सी चीज किस चीज के लिए बनाई है। हमें अपना पर्पज को डिफाइन करना है कि ये जमीन मुझे किस लिए लेनी है। गलत और ठीक कुछ नहीं होता। गलत और ठीक आपकी सोच, आपका विजन, कि जो पर्पज आप ले रहे हो, अगर आपकी पर्पज की नहीं है तो गलत है। मान लो आप एक रहने के लिए घर खोज रहे हो और आपको इंडस्ट्री का प्लॉट सस्ता मिल गया, आपने इंडस्ट्री के लिए ले लिया, और आपने कैलकुलेशन करी है तो बहुत सस्ता मिल रहा है, और आपने वो ले लिया, और जब आप उसको बनाने गए तो पता लगे आप तो घर बना ही नहीं सकते, इसके तो इंडस्ट्री का प्लॉट है। हाँ, ठीक बात है। जब इंडस्ट्री का प्लॉट, आप बड़े खुश हुए अंदर से, अरे मैं तो घर लेने गया था, मुझे इंडस्ट्री का प्लॉट मिल गया। तो इंडस्ट्री के जब बाइलॉज आपने चेक करे, उसका जीएसटी चाहिए, उसकी फायर की वो चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिक की एनओसी चाहिए, उसके पॉल्यूशन की चाहिए, इतने को आप उसके बाइलॉज ही पूरे करते चले गए। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन चाहिए, 3 साल तक आपको प्रोडक्शन करनी है। जब तक आप उसको बेच ही नहीं सकते, आप उसको ट्रांसफर नहीं करा सकते, तो आप फंस गए। और वही प्लॉट किसी इंडस्ट्री वाले ने लिया होता तो उसके लिए डायमंड जैसी सही बात है। तो प्रॉपर्टी कभी गलत नहीं होती। आप अपना पर्पज को डिफाइन करो कि आपका पर्पज क्या है, आपके पर्पज की है या नहीं है। फिर प्रॉपर्टी के गलत होते हैं पेपर। पेपरों को चेक करना होता है कि पेपर ठीक है या गलत है। फिर होती है लोकेशन, कि जिस लोकेशन पे जो आपकी नीड पूरी कर रही है या नहीं कर रही। आप अपनी नीड को एनालिसिस करो कि जो आप जिस पर्पज से लेना चाह रहे हो,
घर लेना चाह रहे हो, किस लोकेशन पे लेना चाह रहे हो, आपके बच्चे क्या करते हैं, आप खुद क्या करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, सबकी नीड को लिखो। एक पेन पेपर लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, पहले सबके नाम लिखो, फिर सबकी एज लिखो, फिर सबकी काम लिखो। बच्चे का भी काम है कि वो स्कूल में पढ़ता है, जॉब करता है वो भी काम है, पेरेंट्स का भी काम है, वो कहते हैं जी वो सोशल है, वो कुछ नहीं करते, वो भी काम है, तो उनको सोशलाइजेशन काम मिलता है। मम्मी का भी काम है, वो कहते हैं जी कुछ नहीं करती, मंदिर जाती है, तो मंदिर जाना भी काम है, उनको धर्मार्थ में जाना है, तो वो भी आपका क्राइटेरिया है। तो आपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया लिखो कि आपको किस क्राइटेरिया की जरूरत है, फिर सबके इनकम ब्रैकेट लिखो, फिर सबके खर्चे के ब्रैकेट लिखो कि किसके खर्चे कितने हैं। फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी के, मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे मेरे को महीने के खर्चे के लिए चाहिए, इतने पैसे मेरे पास इनकम आती है, इतनी मैं इसकी ईएमआई पे कर सकता हूँ, और इतना मैं इसका रेंट पे कर सकता हूँ। उसके बाद डिफाइन करो तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। आप क्या करते हो, अरे मामा जी ने वो प्रॉपर्टी दी थी, इतने पैसे कमा लिए, जाके फंसा दिए। तो प्रॉपर्टी गलत नहीं हुई, आपका फैसला गलत हुआ, आपका पर्पज गलत हुआ। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर देखा देखी करके लोग बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं। ट्रस्ट इशू बहुत होता है बिल्डर्स के साथ कि भाई विश्वास करे तो करे कैसे, भाग जाएगा, टाइम पे पोजीशन नहीं देगा। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे रहने के लिए लोग ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आता है। उसको कैसे देखेंगे, कैसे सही करेंगे? देखो, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है जो खरीदा नहीं जा सकता। ट्रस्ट आज तक कोई आदमी किसी से खरीद नहीं सकता, ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको खून पसीना एक किया जाता है, अपनी ऑनेस्टी बनाई जाती है, दिन रात एक किया जाता है। और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, खोया एक दिन में जा सकता है, बन नहीं है। ट्रस्ट बनाने के लिए सालों साल लगते हैं। और जब भी आप कोई चीज बिल्डर से कोई चीज लेते हो तो आप डायरेक्ट बिल्डर से ना लेके किसी अच्छे कंसल्टेंट से लो। अच्छा, जब आप किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपको ट्रस्टवर्दी ही चीज मिलेगी। अच्छा, अगर आप दूध की दुकान पे जाओगे तो आपको दूध ही मिलेगा, अगर आप शराब की दुकान पे जाओगे तो आपको शराब ही मिलेगी। तो अब आपको ये देखना कि मुझे खरीदना क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मुझे दूध चाहिए या मुझे शराब चाहिए। अगर आप केमिस्ट की दुकान पे जाओगे तो आपको दवाई मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जब आप बिल्डर की कोई चीज लेना चाह रहे हो तो उस बिल्डर की ट्रस्ट लेवल का आदमी कंसल्टेंट कौन है, जिसको उसकी नॉलेज हो। आपको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती, प्लस उसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराओ। वहां पे जिस बिल्डर ने पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया वहां जाके उसके टेस्टिमोनियल मत देखो, अच्छा, उसके गूगल के फॉर्म मत देखो, अच्छा, जहाँ के जो लोग उसमें ऑलरेडी रह रहे हैं वहां का एक्सपीरियंस देखो। सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, किसी भी बिल्डर के 10 साल पुराने प्रोजेक्ट में आप चले जाओ और उसकी छत पे चले जाओ। जब छत पे जाएंगे तो छत पे कॉमन एरिया उसका नोट करो, उसकी शाफ्ट के अंदर जाके झांको, जहाँ पे उसके पानी के पाइप जा रहे हैं, फायर के पाइप जा रहे हैं, बिजली के पाइप जा रहे हैं, तो आपको उसकी असलियत सब कुछ पता लग जाएगा। कैसे, मतलब देख के कितनी जैसे खराब आपने हालत शाफ्ट है। में झांका, कितने पाइप लीक हो रहे हैं, क्या उसमें सफेदी हुई या नहीं, क्या उसमें कितने जाले लगे हुए हैं, क्या कितनी बुरी हालत है, पता लगे सांस भी मुश्किल से आ रही है। आदमी जो घर लेता है अपना घर अंदर से चमका लेता है, कॉमन एरिया कभी नहीं चमकाता। कॉमन एरिया बिल्डर को मेंटेन रखना होता है। हाँ, ठीक बात है। जो मेंटेनेंस बिल्डर आपसे ले रहा है तो वो आपको शाफ्ट छत में जाके उसका हाल पता लग जाता है। आप उसकी बेसमेंट में चले जाएं, उसकी डीजी सेट रूम में चले जाएं, इलेक्ट्रिकल रूम में चले जाएं, फायर के रूम में चले जाएं, आपको उसकी असलियत का पता लग जाए। पता लगे जो फायर की बाल्टी लगा रखी है पिछले 1 साल से उसका रेता ही चेंज नहीं, वो मिट्टी जमी पड़ी है। जब जिस दिन रात को वो आग लगे वो पलटनी पड़े, मिट्टी जमी पड़ी, निकल नहीं सकती, उसमें सूखी मिट्टी चाहिए। ये सब तो सर कोई देखता ही नहीं है ना। वो तो देखता है कि भाई हमारा कारपेट एरिया इतना है, बेडरूम में टीवी यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पर ड्राइंग रूम में सोफा यहाँ सेट हो जाएगा, हो गया काम। तो आपने ट्रस्ट की बात करी है, आप ट्रस्ट कैसे हो, आपने मेरे से पूछा कि कौन आदमी जोखिम से बचे, बिल्डर ट्रस्टवर्दी है नहीं, ये ट्रस्ट तो ऐसे ही चेक होगा। अब आप बात कर रहे हो कि हम कारपोरेट एरिया, सुपर एरिया, लोडिंग कितनी है, लोडिंग कितनी है, बिल्डर कैसा है। देखो, बिल्डर जो भी होता है वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है बेचने के लिए बनाता है, उसका इंटरेस्ट उसको बेचने में होता है, आपका घर उसमें आपका इंटरेस्ट उसमें रहने में होता है। तो जैसे कोई बिल्डर ने मान लो कोई जमीन खरीदी, उसका CLU कराया नहीं कराया, उसके नाम लैंड की ओनरशिप है या नहीं है, उसके बाद उसके नक्शे पास हैं या नहीं है,
उसके बाद पानी का कनेक्शन है या नहीं है। पता लगे बिल्डर ऐसी ऐसी सोसाइटी है जिनका पिछले 15 साल से पानी का कनेक्शन नहीं है, सीवरेज का कनेक्शन नहीं है, बताइए। वहाँ टैंकर ले जाके सीवर ले जा रही है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, जनरेटर से आपकी बिजली चल रही है। तो क्या उसके बाद बिजली का कनेक्शन है नहीं है, उसके बाद फायर की एनओसी है या नहीं है, उसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी है नहीं है, और भी बहुत सारे संबंधित डिपार्टमेंट हैं। तो सबसे बेटर तरीका होता है थर्ड पार्टी चेक कराएं और अपना कंसल्टेंट चुनते समय अच्छे से ध्यान दें। बिल्डर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आजकल बिल्डर ने अपना माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। उसमें क्या है कि कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ कन्वेंसर है, कुछ मेकर हैं, कुछ चेकर हैं, ये सारी टीम उनकी है। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इस पे उस पे उसकी ऐड करते हैं कि मामा जी ने वो फ्लैट लिया था, उन्होंने इतने पैसे कमाए, उनकी जिंदगी बताई। कुछ लोग, कंपनी ने बड़ी ताज्जुब की बात बताऊंगा कि जो किसी आप रेस्टोरेंट पर जाते हैं उसका फ्लोर मैनेजर है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की हम बात करें, उनके आसपास के रेस्टोरेंट हैं, उनमें बिल्डरों ने अपने कन्वेंसर छोड़ रखे हैं। आप जब भी जाओगे वो किसी न किसी रेस्टोरेंट में आपको मंडराते मिल जाएंगे। अच्छा। वो क्या करेंगे, आपको कॉफ़ी ऑफर करेंगे या कॉफ़ी आपके साथ ले लेंगे और घुमा फिरा के बात किसी न किसी बिल्डर के लिए, अरे भाई साहब हमारे जिया जी ने फ्लैट लिया, इतने पैसे कमा लिए, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, मैं तो जिंदगी में सोच ही नहीं पा, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, लोन भी करा दिया, अरे उसकी तो एलिजिबिलिटी भी नहीं बनती तो भी लोन करा दिया। ऐसा बिल्डर तो भगवान मिल जाए। तो जब आप रात को घर जाके सोते हो तो तकिया मुंह के ऊपर उल्टा होता है, नीचे की बजाय ऊपर होता है कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो अगले दिन जब आप कैफे में जाते हो तो इधर उधर झांकते हो, देखते हो आदमी कहाँ है, तो वो आदमी आपको आपसे पहले ढूंढ रहा होता है। ठीक बात है। वो आदमी एकदम सही बात है। आपको आपसे पहले ढूंढ रहा होता है, अरे सर कैसे है सर, हैं आज आपके लिए मैं बहुत बढ़िया कॉफी लाया हूँ, मैंने वहाँ उस रेस्टोरेंट पे, मजा आ गया। तो आपको एक रेस्टोरेंट और दिखाएगा और ऑफर, अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो आपके मन में साइकोलॉजी तरीके से वो भर देगा कि फ्लैट ठीक है। फिर जब आप 4 दिन 6 दिन बाद सुनोगे उसकी, तो आप कहोगे यार मुझे भी लेना, कैसे मिल सकता है भाई, प्रॉपर्टी तो किस्मत से मिलती है, ऐसे तो नहीं मिल सकती। फिर आपके अंदर और एक अंदर इच्छा शक्ति जगाएगा। फिर वो कहेगा मैं किसी बंदे को जानता हूं, मैं बात करता हूं, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, मैं बात करता हूं। अब जिससे बात करेगा वो भी उसी टीम का हिस्सा है, तो वो आपको बात करेगा, भाई साहब फ्लैट तो मिलता है, मुझे कंपनी बात करनी पड़ेगी। एक कंपनी का बहुत बड़ा अंडरराइटर है, उसके पास तो माल ही बहुत होता है, पर साला सुनता ही नहीं। फ़ोन करता हूँ, आपके सामने 10 बारी फ़ोन मिलाएगा, फ़ोन ही नहीं उठाएगा वो, नहीं भाई साहब बहुत बिजी है, उसके पास तो बात करना, आपकी इच्छा शक्ति और ज़्यादा जाग जाए। तो आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा। फिर एक दिन आपको बिल्डर के ऑफिस ले जाया जाएगा, सारी स्टोरी सुना के आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि बस ये तो छोड़ना ही है किसी भी तरीके में। आपने ना फ्लैट देखा ना कुछ देखा, खाली बातों बातों में आपको भाई साहब चेक बुक साथ लेके चलना, हाँ ठीक है जी। आप रेडी शेडी हो गए, टाई शाई लगाया, परफ्यूम शरफ्यूम लगा के एकदम, और पहले भगवान जी के मंदिर माथा टेका, भगवान जी आज मेरा काम बना देना। पहुंच जाते हो आप, तो बिल्डर के पास जाता है तो 2 घंटे वेटिंग में, पहले 10 लोग बैठे हैं और वहाँ बातें यही चल रही हैं, मैंने फ्लैट लिया है, भाई साहब फ्लैट मिल जाए तो कमाल ही हो जाएगी, ये फ्लैट मिल जाए तो कमाल ही हो जाएगी। आपको डिप वाली चाय कॉफ़ी सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी, रिसेप्शन पे आपको एक लड़की आती है, आपको समझाती है कि सर ऐसे ऐसे। फिर वो जो बंदा आपके साथ जाता है वो 10 बारी रिक्वेस्ट करता है, सर से बोल दो मैं बैठा हूँ बहुत देर से, सर आए हैं, सर बहुत बड़े आदमी हैं, आपके बारे में 4 बातें बढ़ा के कही जाएगी। तो जब आप अंदर पहुँचते हो तो आपको वेलकम करा जाता है, वार्म वेलकम, आपको लगता है हाँ ठीक जगह राइट हैंड होम। तो उससे पहले कॉल आ रही होती है कि भाई साहब वो फ्लैट जो है ना, वो फ्लैट मुझे देना, मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ, मैं प्लीज़ बेच मत देना। और स्पीकर ऑन करके आपको सुना रहा है, उसको आपको वो जानता नहीं है, वो आपको पहचानता नहीं है, और स्पीकर ऑन करके आपको सुना रहा है। बिल्डर के पास गए, फिर थोड़ी देर बाद अंदर से रिसेप्शन भागी भागी मैडम आती है, सर वो गुप्ता जी का फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन नहीं ले पा रहे। हाँ हाँ मैंने देखा फ़ोन बज रहा। वो कह रहे हैं कि जो ये वाला फ्लैट है हमारे पास 2 यूनिट बचे हुए हैं, वो 2 यूनिट में एक मैंने मामा जी को देना है। अच्छा है, और चेक मेरे पर रेडी है, मैं बनारस फंसा हुआ हूँ, कल की मैं पूजा करा के आ रहा हूँ, वो दे मत देना किसी को। आपको अंदर से लगता है यार ये तो निकल गया, ये तो मेरे हाथ से पड़ ही नहीं रहा। फिर वो आपसे बात करता है, पहले 10 मिनट आपको फ़ोन, फिर इतना किसी और का फ़ोन बज जाता है, तो कहता है फ्लैट तो ख़त्म हो गया सर, आप कल अगर आपके 1 हफ्ता पहले आ जाते तो। फिर साथ वाला बंदा रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं, ये मेरे बड़े अच्छे जानकार हैं,
ये मेरे मामा के गांव के कोई ना कोई आपका रिश्ता बना बैठता है और आपको एक फ्लैट तो देना पड़ेगा। अच्छा सर, आपकी बात मना नहीं की जा सकती, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपके ऊपर प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाता है, आप चेक काटने में मजबूर हो जाते हो और आप क्या करते हो, फटाक से चेक देते हो और आ जाते हो और बड़े खुशी से, और फिर उसकी किस्तें पे करते रहते हो। और जब पता लगता है 1 साल बाद आप उसको बेचने जाते हो कि जो रेट आपने खरीदा वो रेट आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। ठीक बात है। तो वो बंदा आपको ना ढूंढे से मिलता, तो आपने क्या गलती करी? कोई ब्रोकर नहीं लिया, इन्फ्लुएंसर किसका? बिल्डर का। कन्वेंसर किसका? बिल्डर का। चेकर किसका? बिल्डर का। मेकर किसका? बिल्डर का। रिसेप्शन किसकी? बिल्डर की। सब कुछ लेने वाला कौन? ना वो मामा दिखा, ना फूफा दिखा, ना कोई दिखा। फिर आप रोते हो कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो भाई अगर आपने लेने से पहले सारे उसके पेपर चेक किए होते, ठीक बात है, जाके टेस्टिमोनियल ना सही देख बात के है। किसका बिल्डर का बैकग्राउंड देखा होता, तो आप फंसते ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप, बड़े अली बाबा चाली चोर वाली कहानी है कि सबने अपने अपने ठिकाने अड्डे संभाल रखे। एक बड़ी आम सी बात है, जब भी कोई जाता है बिल्डर के पास, वो कहता है कि साहब यहाँ मेट्रो आ रही है, साल भर लगेगा, साहब यहाँ से हाईवे निकल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आदमी तुरंत उसमें फंस जाता है। जैसा कि आपने बताया, आपने तो एक दूसरा तरीका बताया कि ये भी होता है, देखिए इस तरीके से। लेकिन आप जब जाइए तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, फ्लैट नहीं, वो मुझे लगता है कि वो सपने बेच रहे हैं। आप क्या मानते हैं? सर आपने फ्लैट खरीदा नहीं, आपने सपना खरीदा। सपना तो कभी भी टूट सकता है। आपने अगर फ्लैट खरीदते तो आप रियलिटी में जाते, क्या ये वाकया उसका मास्टर प्लान चेक करते, डीटीपी के ऑफिस जाते या डीसी ऑफिस जाते, वहाँ का प्लान चेक करते, क्या वाकया मेट्रो आ रही है नहीं आ रही, ठीक बात या है। वाकया रोड आ रहा है नहीं आ रहा। आप रियलिटी में तो गए नहीं, आपने सपने खरीदे, तो सपना तो कभी भी टूट सकता है। फ्लैट तो खरीदा नहीं। फ्लैट खरीदने के लिए आपको रियलिटी में जाना पड़ेगा, रियलिटी में आप गए नहीं, आप सपनों में गए, सपना टूट गया। तो इसमें बिल्डर का तो कोई दोष ही नहीं है। ठीक बात है। फ्लैट बेटर है या फिर प्लॉट? बहुत बढ़िया सवाल है सर। आपका होम टाउन कौन सा पड़ता है सर? मेरा लखनऊ है। लखनऊ। और कितनी उम्र होगी मोटा मोटा आपकी? मेरी होगी 40 साल। 40 साल। अब ये बताओ, आपने जो ग्रेजुएशन 25 साल में कर लिया? हाँ, कर लिया था। जब आपने 25 साल में ग्रेजुएशन करी, जहाँ आप रहते थे, लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितने घर थे? कम ही थे, अब तो खैर कितने थे? काफी हो गया ऐसे। नंबर में बात करते हैं। मतलब कितने मेरे आसपास? 25 साल जब आप पहले, हाँ। आज से 15 साल पहले, 40 साल आपने उम्र बताई है, हाँ। तो जब आप 25 साल के थे, स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, तो उस समय कितने घर थे? मतलब बहुत ही कम रहे होंगे, मुझे अंदाजा कैसे बता दूं? 50 घर, 20 घर, ऐसे ही रहे थे, 50-100 घर। कोई बात नहीं। अब हम 30 साल की उम्र में आ जाते हैं, हाँ, तो 30 साल में वो घर कितने हो गए? और बढ़ गए, कितने? 70-80 हो गए होंगे। ये हमारे व्यूवर भी इस बात को नोट कर ले। हाँ। तो अब हम 40 साल में सीधा आ जाते हैं, बीच का 5 साल छोड़ अब देते तो हैं। जगह नहीं है। अब जगह नहीं है। तो उस समय मान लो 50 घर थे, फिर आपने 100 बताए, अब 150 बताए, अब 200 बताए, या नंबर आप बताएं, मेरे से ना बताएं कि आज कितने घर होंगे? आज तो बहुत सारे घर है वहाँ पे, खरीदने के लिए है ही नहीं ना, कोई बेच नहीं रहा। कितने होंगे? 2000, 3000, हाँ, नंबर में बात हाँ, करो। हाँ, 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 3000 घर हाँ, मान हाँ, हाँ। जब 50 घर थे, तो जो रेशो हुआ, जो ग्रोथ का रेशो हुआ, 50 से 3000 हुए और 15 साल में हुए, तो कितने % का हुआ है? बताएं, आप बताएं। हमारे व्यूवर भी सोचें इस बात को कि ये रेशो कितने का। आपका आंसर फिर आपको खुद को आंसर मिल जाएगा, जो मैं आंसर देना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आपका आंसर ही है। कितने, आप एक दफा ग्रोथ बताइए मुझे, कितनी हुई? अच्छी खासी ग्रोथ हो गई सर, कई मोटा 100% हो गए। हाँ जी, कई 100% हो गए। 300% मान हाँ। 300% ग्रोथ हो। अब जिस इलाके में आप रहते थे, उसको जो भी तहसील पड़ती थी, या जो भी गांव पड़ता था, या जो भी पंचायत पड़ती थी, या जो भी निगम का वार्ड पड़ता था, या वो सेक्टर पड़ता था, उस सेक्टर में या उस पंचायत में जमीन कितनी थी? जमीन का रकबा मान लो 500 एकड़, पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। क्या 500 एकड़ थी, 1000 एकड़, कितनी जमीन थी? हाँ, मान लीजिए, चलिए मैं 1000 एकड़ मान लीजिए। 1000 एकड़। तो क्या जो 15 साल पहले जमीन 1000 एकड़ थी, आज वो जमीन कितनी रह गई? जमीन तो बची ही नहीं ना। जमीन बची नहीं। तो अवेलेबिलिटी किसकी हुई? फ्लैट की या जमीन की? फ्लैट की अवेलेबिलिटी अभी है, हाँ, लेकिन जमीन खत्म है। जमीन तो आपको क्या चीज लेनी चाहिए? जिसकी अवेलेबिलिटी ना हो, जमीन लेनी चाहिए। उसकी वैल्यू जमीन बढ़ नहीं सकती, फ्लैट बढ़ सकते हैं, फ्लैट ग्रोथ कर सकती है। फ्लैट एक मैड में आदमी की बनाई हुई चीज है, मैन मेड चीज है। जमीन कुदरत की बनाई हुई चीज है। जमीन बढ़ नहीं सकती, जितनी भगवान ने दे दी उतनी रहेगी। तो आपको क्या लेना चाहिए? जमीन लेनी चाहिए। फिर फ्लैट की एक एज है,
हर एक चीज़ की एक उम्र है, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। मान लो आप प्लम्बिंग की लाइन लेते हो तो उसकी एक्सपायरी है 30 साल। अब फायर की बात करते हो उसकी 20 साल। इलेक्ट्रिकल की बात करते हो उसकी भी एक्सपायरी है। जो आपने ईंट, कंक्रीट, सरिया, सीमेंट जो लगाया, हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी है। हर बिल्डिंग की एक एक्सपायरी है। अगर आज आप कोई 30 साल पुरानी सोसाइटी देख लो या फ्लैट देख लो, अब आप एक और अपने दिमाग से सोचो, बाकी हमारे व्यूवर भी इस बात को सोचें कि जो घर आपने आज से 20 साल पहले देखा था और जो घर आज देखा है, तो क्या आपको 20 साल पुराना घर लेना पड़े, आप ले लेंगे जाके? आप नहीं। पसंद कर लेंगे उसको? नहीं। क्यों? उस समय का जो सबसे सुंदर घर था, जो आपका सपना था कि ऐसा घर मेरा बन जाए तो मजे ही आ जाए, जो आपके इलाके में सबसे सुंदर घर था, चाहे वो किला था, चाहे वो मंदिर था, चाहे वो ऑफिस था, जो सबसे सुंदर था, आज उसको देखें अपने दिमाग में, जिसको आप दोबारा देखा हो, पिछले 2 साल में देखा हो, तो उसकी क्या हालत है? अब तो प्लास्टर झड़ रहा है वहां पे। प्लास्टर चल रहा है, तो आपका रहने का तो उसकी डेप्रिसिएशन हुई। और जो आपने 20 साल पहले जमीन देखी दिखा ली, वैसी की वैसी है। उसकी कीमत बढ़ी है और बिल्डिंग की कीमत कम हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। और जमीन की कीमत, जमीन की कोई एक्सपायरी नहीं है, नहीं है। जितनी पुरानी होगी उतनी महंगी होगी। उतनी महंगी होगी। सोना जितना पुराना होगा उतना महंगा होगा, बिल्डिंग जितनी पुरानी होगी उतनी सस्ती होगी, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये उठता है कि प्लॉट खरीदे तो किस एरिया में खरीदे, कहाँ खरीदे? बहुत बढ़िया सवाल है सही भी। प्लॉट खरीदें तो आप अपनी नीड को पहचानें कि आपकी नीड कहाँ है, आपकी जरूरत कहाँ है। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर का मास्टर है, या जो जिसने एआई बनाई है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, कौन आदमी बताओ? बिल गेट्स। बिल गेट्स। आपको पता है बिल गेट्स ने यूएस में कितनी जमीन खरीदी है? नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। 70 लाख एकड़ बिल गेट्स ने जमीन खरीदी है। क्या जो पूरी दुनिया 70 लाख एकड़ यूएस में खरीदी है, जो दुनिया को सबसे ज्यादा एआई दिखाने वाला है, जो दुनिया को सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर दिखाने वाला है, जो दुनिया को कंप्यूटर की दुनिया में ले जाने वाला है, वो पैसे जमीन में कर रहा है। तो उसे क्या, उसका विजन दिख रहा है ना। आने वाले समय में जिसके पास जमीन होगी वही एप्रिसिएशन होगी, बाकी सब चीजें डेप्रिसिएशन की है। आपने शर्ट पहनी है, इसकी भी डेप्रिसिएशन है। माइक लगा हुआ है, इसकी भी डेप्रिसिएशन है। कोई बिल्डिंग बनी है, उसकी भी डेप्रिसिएशन है। आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उसकी भी डेप्रिसिएशन है, कल को नई चीज आ जाएगी। लेकिन जमीन के बदला कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपसे मतलब एक बड़े आम तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। किसी के पास चलिए मान लीजिए 2-4 करोड़ रुपए हैं, वो कहता है कि भाई मैं इन्वेस्ट करने के लिए डालना चाहता हूँ। अब क्या है कि मेट्रो सिटी में भी वो ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी उसको उतने पैसे में, थोड़ा कहीं बाहर भी हो जाएगी और ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी। तो इन्वेस्ट के तौर पर वो क्या करे, कहीं मेट्रो सिटी मिले या फिर किसी आउटर एरिया मिले? सर ये ना, आप अपनी नीड को पहचानो। आपका शौक किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी जो योग्यता है। एक होता है इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट गाना गाने में है और आवाज मेरी बांस की तरह खड़कती है, तो नहीं है। कि जो मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं उसमें एलिजिबल भी हूँ, क्या मेरे में वो योग्यता भी है कि नहीं। इंटरेस्ट अलग चीज है, योग्यता अलग चीज है। कि मैं उसके लिए मेरा कैलिबर है कि नहीं, मैं उसको काम को कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता है। या पता लगे मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा है, मैं धूप में जाती पसीने आ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, तो अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले को गाने पे लगा दूं तो गाना नहीं गा सकता ना। सही बात तो है। आपकी शौक किस में है, शौक के बाद आपकी एलिजिबिलिटी किस में है, उसके बाद उसका स्कोप किस में है। अच्छा, हाँ, भविष्य में कि जो आप चीज करना चाह रहे हो, मान लो आप लैंडलाइन बहुत अच्छे से जानते हो हैं, और जमाना मोबाइल का चल रहा है, तो लैंडलाइन थोड़ी बिकेगा। सही बात है। तो जिस चीज का जमाना है, जो जिसका आने वाला फ्यूचर है, स्कोप है, उसको पहचाने। तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट डॉक्टर में है, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आपका मन था डॉक्टर में और आप सारी दवाइयों को इंटरेस्ट रखते हो, डॉक्टर की तैयारी करते हो, तो आपको किसी हॉस्पिटल के आसपास जमीन लेनी चाहिए। किस जगह लेनी चाहिए? अपनी जो आपकी घर की नीड हो। आप अपने शौक को देखो। अगर आपका सिंगिंग में मन करता है तो आपको किसी फिल्म सिटी में लेनी चाहिए जहाँ सिंगिंग का प्रोग्राम चलता हो। आपका मन एग्रीकल्चर का है कि मैं तो फसल बीजूंगा, मैं तो फार्मर के लिए मेरा, तो आपको एग्रीकल्चर जमीन खरीदनी चाहिए। आपका मन जो आप किसी इंडस्ट्री में है, आपका दिमाग ही ट्रेडिंग में चलता है, तो आपको ट्रेडिंग सदर बाजार जाके लेनी चाहिए। आपका मन कॉर्पोरेट में रहता है कि मैं कॉर्पोरेट, मेरा बाहर आना जाना ये तो आपको कॉर्पोरेट के पास लेनी चाहिए। आपका मन ही सारा दिन बाहर के, मुझे यूएस जाना है, यहाँ जाना है, तो आपको एयरपोर्ट के आसपास लेनी चाहिए। तो
एप्रिसिएशन सब जगह है। जिसमें आपका शौक इंटरेस्ट जग गया, आप उसको कब मल्टीपल कर दोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, आप उस जगह को संभाल के रखोगे, आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक बात आपका आना जाना लगा रहेगा। रहेगा। आपने जमीन ले ली जाके लखनऊ में और गए नहीं 15 साल तक। सही बात है, अगर किसी का जमीन में इंटरेस्ट है तो हो सकता है वो साल में 4 बार भी चक्कर मारता हो। सही बात है। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं, हो सकता खेत में अपने में गए 10 साल भी हो गए। और यही हम बात करते हैं। अब 4 कदम, एक आपको रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है और आप खाली एक कोल्ड ड्रिंक ही पी के आ जाते हो वहां, तो आपका इंटरेस्ट है, आप आते हो, आप जाते हो, आप देख के आते हो। अब ये बताओ मेरे को, लास्ट जो है, आप टीवी की दुकान पे कब गए थे? जब हमने लास्ट टीवी खरीदा नया, कब? मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे। तो आप 3 साल तक इतने टीवी के मॉडल आ गए, आज तक क्यों नहीं गए? इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं। वही बात जमीन में। तो जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट है, अगर आप इस लाइन में होते, आपको नई टेक्नोलॉजी वाला बंदा हमारा कोई सवाल सुन रहा हो, तो उसको हर टीवी के मॉडल का पता है, कौन सा मॉडल आया, चाहे उसने खरीदा चाहे नहीं खरीदा, इंटरेस्ट है। लेकिन उसने रील भी उसी की देखी है, उसने शोरूम पर भी जाके देखा है कि बेस्ट मॉडल क्या आ गया है, बेस्ट क्या, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप टीचिंग का आपका इंटरेस्ट है तो यूनिवर्सिटी के पास खरीदें। जो नोएडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, या आप जहाँ टियर 2, टियर 3, टियर 4 जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी के पास खरीदें। अगर आपका में मेडिकल में है तो मेडिकल हॉस्पिटलों के पास खरीदें। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये बात तो आपकी बातों से मुझे समझ में आ गई कि जमीन सबसे बढ़िया रिटर्न नहीं, देती है। आपको हमें नहीं, हमारे व्यूवर को भी बात समझ में आनी चाहिए, हाँ। क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो बात हम समझा रहे हैं हाँ। ये बात ठीक है या नहीं। हाँ। नहीं, देखिए, अब हमें समझ में आ रही है, सामने बैठे तो व्यूवर को भी समझ में आ ही रही होगी। तो अगर किसी व्यूवर का कोई इसको लेके सवाल हो तो हमारे को कमेंट में लिखें, हम उसका प्रॉपर आंसर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई चेकलिस्ट दें या किसी एरिया वाइज बात करें तो उसकी भी हम आपको प्रॉपर चेकलिस्ट देंगे। बढ़िया, ये तो बहुत सहूलियत हो जाएगी हमारे दर्शकों को। तो जमीन अच्छा रिटर्न देती है, ये तो समझ में आ रहा है। अब ये बताइए, मकान या दुकान, किस में इन्वेस्ट करें? फ्लैट या फिर, क्योंकि मेट्रो सिटी में फ्लैट कल्चर आ चुका है, आपको भी पता है, और सब जगह फ्लैट लोग खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं। तो फ्लैट या दुकान? आपने ना अपना सवाल, मैंने आंसर आपको सबको दे दिया, लेकिन फिर से वही सवाल आपने थोड़ा सा डिकोड कर दिया, उस सवाल को थोड़ा सा कर दिया। तो इसमें भी आप अपनी ज़रूरत को समझें कि अगर आपके बच्चों का कल को दुकान में मन है, बिजनेस में मन है, उन्हें दुकानें एक्सटेंड करनी है, नहीं, जैसे तो 10 बार दुकान। हाँ, जैसे होता है ना कि बेस्ट रिटर्न किस में मिलेगा? बेस्ट रिटर्न सर आपके इंटरेस्ट में मिलेगा, ना दुकान में मिलेगा। आपने दुकान ले ली और किसी ऐसे आपके काम की नहीं है। अगर एक दुकान ली आपने सरोजिनी नगर में, आपका कपड़े में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उस दुकान की जितनी आउटपुट निकाल पाओगे और कोई दूसरा आदमी नहीं निकाल पाएगा। आपने रेस्टोरेंट के लिए रेस्टोरेंट वाली जगह ली, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपने रेस्टोरेंट को किराए पे भी दी तो भी आप उसकी अच्छी आउटपुट निकाल पाओगे। आपको पता है इस दुनिया में कौन सी रेस्टोरेंट की अच्छी चेन चल रही है, कौन किसकी अच्छी कैपेबिलिटी है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के आपने कुछ भी ले लिया। हाँ, ठीक बात है। अगर आपका, और दूसरा इंटरेस्ट के साथ में क्या पता स्कोप, कि आने वाला स्कोप कहाँ है, आपका फ्यूचर का प्लान कहाँ है। ये खाली एक चीज से डिसाइड नहीं होता कि मैंने वहां दुकान लेनी। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके पैसे कितने हैं, उसमें स्कोप कितना है, और आपका प्लान क्या है। पता लगे आपका प्लान यूएस जाने का है और आप दुकान में फंस रहे हो। ठीक बात है। तो जो आपका जिंदगी का प्लान है, जो आपका बच्चों का फ्यूचर है, उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है सर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं कि भाई खुद का मकान नहीं खरीदना चाहिए, रेंट के मकान में रह लो। पैसे फंसाने के लिए ज़रूरत क्या है, उतना पैसा कहीं और लगाओ, उससे रिटर्न निकालो। आपके हिसाब से ठीक है ये बात? बड़ा अजीब सा सवाल है और मुझे बड़ा दुख होता है ये बात सुन के, बड़ा आहत होती है जो आदमी कहता है कि किराए पे रह लो और अपना घर मत खरीदो। अपने घर जैसा सुकून इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। जो सुकून अपने घर में आता है वो आपको कहीं भी नहीं आता। जब आप किराए का मकान लेते हो, आप उसके अंदर 100 रुपये का टैप भी खराब हो जाए, वो टप 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 उसकी आवाज़ पूरी रात सुनते हो, टैप भी चेंज नहीं कराते। क्यों? वो किराए का है। आपकी किचन की चिमनी खराब हो जाती है, आप धुएं से बर्दाश्त करते हो, धुआं उसकी स्मेल लेते रहते हो, चिमनी ठीक नहीं कराते। क्यों? 1 महीने बाद तो खाली करते ना। आपके रूम के अंदर कुछ भी खराब, मान लो उसके अंदर पीछे की बालकोनी की लाइट नहीं है या बालकोनी से रोशनी नहीं आ रही, आपकी जाली खराब हो गई है, उस जाली की कीमत कुछ भी नहीं है, आपको कबूतर परेशान कर रहे हैं, आप नहीं चेंज कराते। क्यों? किराए का है।
अपने घर जैसा सुकून हर आदमी का सपना, घर हो मेरा अपना। ठीक बात है। रोटी कपड़ा मकान सदियों से सुनते आ रहे हैं कि आदमी के पास हो। तो जैसे अभी कोरोना काल की स्थिति आई, अब ईरान इराक का युद्ध आया, अभी दुबई की सारी प्रॉपर्टियां दहल गई, तो जिनके पास ऑप्शन थी वो आदमी कहाँ गए? जिनके पास अपना घर था, ये टेंशन तो नहीं कि घर से चली जाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो घर हर आदमी का अपना होना चाहिए। हम्म, मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि हर आदमी को घर अपना जरूर दे, उसमें उसकी जरूर सहायता। सर देखिए, बहुत सही बात आप बता रहे हैं। चीज़ें जो है जो कि लोगों को नहीं पता है, आम लोगों को वो बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के बच्चे, एक नई जनरेशन जेनज़ी हमने देखा है, और आजकल तो देश में जेनज़ीज़ का बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा है देश में क्या किया है। और आज की डेट में जेनज़ीज़ भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करके कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें? पहले तो जैन जी को सलूट है हाँ, कि देश की इतनी बड़ी सत्ताधारी पार्टी को जिन्होंने मैनिपुलेट करने का काम किया। बात तो सही है। जो अच्छे अच्छे किसान आंदोलन, ना जाने कितने आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, एक शहन बाग हुआ, और भी कई तरह के आंदोलन हुए जो सरकार को टस से मस नहीं कर सके। ये जनजी का कमाल है। बच्चों ने कर दिखाया। बच्चों ने कर दिखाया। बच्चे जो होते हैं वो मन के ना सच्चे होते हैं, उनके अंदर बाहर कुछ नहीं होता, उनको मैनिपुलेशन नहीं आती, जो अंदर है वही बाहर है। तो वो किसी भी हद तक, किसी भी बारीकी तक, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। और दूसरा, जो ताकत आज जेनजी के पास है, जितना सोशल मीडिया को अवेयरनेस जेनजी ने दी है, इतनी अवेयरनेस आज तक कभी भी नहीं थी। ठीक बात है। जितनी अवेलेबिलिटी आज है इंफॉर्मेशन की, इतनी इंफॉर्मेशन आने वाले किसी भी समय में हमने नहीं देखी। जितनी इंफॉर्मेशन आज सोशल मीडिया पे, बच्चा कुछ भी तो जानना चाहे, खुद को नहीं भी पता, कोई ना कोई उसको आंसर जरूर दे। मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जनजी की कमाल है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी जनजी ने ऐसे ऐसे सवाल लिख के उसमें भेज दिए कि जो शायद उनकी टीम उनको वहां तक कभी भी नहीं दे पाती थी। जो कमेंट में सवाल गए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी बड़ा सोच के वो लगेगा कि इतनी समस्या जो थी, जो नीचे तक फिल्टर होकर वहां तक पहुंचती ही नहीं थी, वो सारी जनजी ने वहां तक पहुंचा दी। तो हो सकता है देश के लिए भी बहुत बड़ा काम हो, आने वाले समय में उन समस्याओं पे ध्यान केंद्रित कर दिया जाए कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब आपने बात किया कि जनजी के पास पैसे बहुत हैं और इनको क्या करना चाहिए। जो मौका जनजी को मिला है वो हमारे बुजुर्गों को नहीं मिला। हाँ, ठीक बात है। हमारे बुजुर्गों के पास एक माता पिता, एक आदमी कमाने वाला था और 10 आदमी खाने वाले थे। उनमें भी बेटियों की शादी और बहुत सारे, और ना इतने वो थे साधन थे, ना इतनी डिटेलिंग थी, एक कुएं के मेंढक जैसी स्थिति थी। अब तो समुंदर भरमार पड़ी है। जितने पैसे न्यू स्टार्टअप, जितने पैसे जनजी, न्यू स्टार्टअप, न्यू जॉब, न्यू तरीके काम करने के, और नई सोच डेवलप हुई है, तो उनको रियल एस्टेट में जरूर जाना चाहिए। अच्छा, जितने पैसे वो अपने इस काम में कमाएंगे उससे कई गुना ज्यादा वो रियल एस्टेट में भी अच्छा कर पाएंगे। ये जनजी का कमाल है। जो आज आप एलिवेशन देख रहे हो, ऐसे एलिवेशन 10 साल पहले तक ढूंढे से नहीं मिलते थे। जो इम्यूनिटी 5 स्टार होटल में मिलती है वो आजकल घरों में मिलने लगी है। उसका कारण जनजी है। जनजी आर्किटेक्ट में आई, जनजी एआई में आई, जनजी ने यूएस गई, बाहर के जॉब करी, बाहर का कल्चर सारा का सारा शिफ्ट कर दिया। उनको उनके पेरेंट्स की बात समझ ही नहीं आती कि बेटा हमारे पास साइकिल नहीं मिलती थी। कहते तो नहीं मिलती थी तो हमें, हमारा क्या कसूर है, तुम्हारे पापा ने नहीं दिलाई तो हमारा क्या कसूर है। जनजी ये जवाब देती। क्यों? कि उन्होंने वो दिन देखे ही नहीं है। उनका कसूर कुछ नहीं है। ठीक बात है। उनका कसूर कुछ नहीं है। एक जगह बैठ के 4 बुजुर्ग बात करते हैं, आज के बच्चों को क्या पता दुख क्या होता है, आज के बच्चों को हम कैसे समझाएं। तो जनजी कहती है भाई दुख तुमने भोगे हैं, हमें क्यों बताए जा रहे हैं। हम जो तुम्हारे को मौका दे रहे हैं उसको स्वीकार करो ना। हाँ।
तो जंजी को स्वीकार करना चाहिए। जितनी डेवलपमेंट देश के अंदर ये ला सकते हैं, जितनी तरक्की जंजी ये कर सकते हैं, और जितनी अपॉर्चुनिटी इनके पास है वो बुजुर्गों के पास नहीं थी। जब अभी आप दुकान की बात करते हैं, जंजी ने जोमेटो ला के दुकान ही खत्म कर दी। जेप्टो आ गया, घर बैठे आपका ये ऑनलाइन दुनिया भर के पोर्टल आ गए। आजकल तो छोटे छोटे दुकानदारों ने भी ये काम शुरू कर दिया। तो ये जंजी का तो कमाल है। कभी सोचा था कि रात को 2 बजे एक फोटोकॉपी का पेपर चाहिए मुझे और वो घर आके मिल जाएगा? सही बात है। नहीं तो सपना ही होता था। रात को बच्चे को डांट पड़ती थी, तेरे को बोला था फोटोकॉपी करा के लाइए, नहीं करा के लाया। अब तो दुकान नहीं बंद होगी। पहले वो मशीन चलती थी ऐसे, आजकल तो फोन भी। आप आधी रात को फोन कर दो, आधी रात को आपको खाना चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। ये जंजी का कमाल। हाँ। नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आज की डेट में साल 2026 में अगर कोई बच्चा 25-26 साल का, 27 साल का, अंडर 30 की अगर मैं बात करूँ, तो वो आज की डेट पे ज़मीनों में, मकानों में पैसा लगाए जो आगे आने वाले वक्त में उसको अच्छा रिटर्न दे? सर 100% लगाए। ये जमीन कभी भी दोबारा नहीं मिलनी। जो जब आपको मौका मिला, हमारे बुजुर्गों ने कुछ पैसों में जमीन ली, हमारे दादा ने कुछ रुपयों में ली, हमारे पिताजी ने कुछ लाखों में ली, जिनकी वजह से हम करोड़पति हैं। आप करोड़पति हैं। आज करोड़ों रुपए की छोटी छोटी चीजें सुनने को मिल जाती हैं। तो आप अब इसको ना देख के दूसरी तरफ देखें कि जो प्रॉपर्टी आपके साथ वाली मिलती थी, जहां भी आप रहते हैं, और आपके पापा ने, आपके पड़ोसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी ले लो, और हम नहीं, अभी कुछ और पैसों में कम मिल जाएगी, मंदा आ रहा है और कम में मिल जाएगी, और वो प्रॉपर्टी आपकी रीच से बहुत दूर चली गई। आज आप सपना बता बता थक जाते हो। तो वही ये मौका है। अगर वो प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे तो दोबारा हाथ में नहीं आएगी। और जो जंजी या जो भी इस समय प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर लेगा, वो प्रॉपर्टी आपकी कब मल्टीपल हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और जितने पैसे अगले 10 साल में आप कमाओगे, हर आदमी का एक लेवल होता है। जो आदमी 3 लाख रुपए कमाता है वो 30 लाख के बारे में सोचता है, जो 30 लाख कमाता है वो 3 करोड़ के बारे में सोचता है, जो 3 करोड़ कमाता है वो 30 करोड़ के बारे में सोचता है, जो 30 वाला 300 के बारे में सोचता है। तो वो सोचना अलग है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको आपका अगला लेवल तो जरूर पार करा देगा। जो आपका सोचने का लेवल है, अगला लेवल, जितने पैसे आप 10 साल में कमाओगे उससे 3 गुना ज्यादा पैसे जरूर आपको वो प्रॉपर्टी कमा के देगी। तो आपके अपने एसेट जो काम करेंगे, ये एसेट से ऐसा हो जाएगा जो आपको 3 गुना वेल्थ देगा। 2011-12 में रियल एस्टेट बहुत बूम पे था, 7वें आसमान पर था, धड़ल्ले से फ्लैट बिक रहे थे, रेट बहुत हाई थे। उसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हुआ, कुछ जगहों पर रेट डाउन हुए, कुछ जगहों पर रेट बढ़े। अब आपको क्या लग रहा है, 2026 चल रहा है, वो बूम रियल एस्टेट का कहीं मिसिंग है? आएगा भी वापस, वो दौर आएगा? देखो, आज भी प्रॉपर्टी कहीं भी ढूंढ लो, मंदी नहीं मिलेगी, पहली बात। अब बूम कहाँ आया और कहाँ नहीं आया, ये सवाल लोकेशन का है। अच्छा। अभी जो मैंने आपको समझाया कि बिल्डर जो आपने हाइप लिया, जिसका आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, जिसकी आप अंदर नहीं गए, आप पहले से ही लुट गए, तो वहां बूम नहीं आएगा। जो आपने स्टडी करके 4 जगह ढूंढ के, 10 जगह ढूंढ के, रेट स्टडी करके ली, आज गुड़गांव में जो 2010 में प्रॉपर्टी थी, आज 2026 में है, तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी डाउन हुई? किसी भी सेक्टर के प्लॉट की बात कर लो, नहीं, नोएडा के किसी भी सेक्टर की प्लॉट की बात कर लो। अब आप जो बूम आया वो कहाँ है? फ्लैटों में, कॉमर्शियल में, जो कॉमर्शियल बंद पड़े, जो हवा में माल बेचा गया। कहाँ? टोंक रोड लिया जा रहा है, जयपुर कहाँ लिया जा रहा है जी? वहां लिया जा रहा है। तो वहां पे बूम आया जहां प्रॉपर्टी का खेल अवेलेबिलिटी और डिमांड के ऊपर चलता है। जहां पे जॉब का स्कोप ज्यादा है, जहां पे बिजनेस का स्कोप ज्यादा है, आने वाले बच्चों का फ्यूचर है, वहां प्रॉपर्टी के रेट कभी नहीं गिरेंगे। जहां कुछ है ही नहीं, हवा में, यहाँ पे रोड आ जाएगी, यहाँ मेट्रो आ जाएगी, यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा, आना कुछ नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी आप हाइप में गए, वो आप गए सपने में, तो चलना ही नहीं है। जहां रियलिटी है वहां कभी कुछ भी इसको कोई भी गिरावट नहीं है। रियल रेडी टू मूव में जाए या फिर जैसी प्रॉपर्टी लॉन्च हो उसमें पैसा लगाएं? रेडी टू मूव, हमेशा रेडी टू मूव में जाना चाहिए, कभी भी उसमें नहीं जाना चाहिए। 10-10, 15-15 साल जो है डिले हो जाता है, लोग आधी ज़िंदगी जी लेते हैं, तब तक मकान नहीं मिलता है। और बिल्डर्स पता नहीं, अब थोड़ा सा बिल्डर्स के बारे में बताइए, क्या खेल है ये कि भाई पैसा तो ले लेते हो आप टाइम पे,
बायर से तो पैसा टाइम पे आ रहा है ना, लेकिन माल क्यों नहीं डिलीवर होता है? हमारे देश में ना जो आदमी रूल तोड़ता है उसको बादशाह माना जाता है, हम्म, और जो रूल फॉलो करता है उसको फुद्दू माना जाता है। हम्म, आप जर्मन में जाएं तो आप रोड पे थूक दें तो आपका वहाँ का समाज आपको बड़ी हाँ, अजीब सी निगाह से देखता है। और आप अपने आपको अंदर से, आपने कोई गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक पी और खाली बोतल फेंक दी तो चलान होना ना होना तो बाद की बात है, लेकिन पीछे वाला आदमी आपको इतनी बुरी नज़र से देखता हीन है, भावना से देखेगा। हीन भावना से देखता है, आपको लगता है क्या है। हम्म, और हमारे देश में क्या होता है, एक आदमी जाता है, रेड लाइट पार करता है और आगे पुलिस वाला उसको रोक लेता है, हम्म, तो पुलिस वाला उससे कागज मांगता है, वो कागज दिखा देता है, तो पुलिस वाला पूछता है क्या तेरे को रेड लाइट नहीं दिखी? क्या जी दिखी थी। तो फिर क्यों पार करी? क्या तू नहीं दिखा? ठीक हैं? बात है। अब वो अगला फोन क्या करता है, मंत्री जी को लगा देता है, ले मंत्री जी से बात कर ले। तो पुलिस, तो यहाँ रूल तोड़ने वाला अपने आप को महान समझता है। हाँ हाँ हाँ, आप 20 आदमी में बैठे हो, 15 आदमी में बैठे हो, और उसी समय आप मंत्री जी को फोन लगा, विधायक जी कैसे हो, हम आपके इलाके में आए हुए थे, मैं कहा विधायक जी को नमस्ते कर लें। वो विधायक जी को नमस्ते नहीं कर रहा, वो जो 20 आदमी बैठे हैं उनको सुना रहा है। वो 20 आदमी ऐसे एकदम अटेंशन होकर बैठ जाते हैं, बीच में 2 अफसर भी होते हैं, 2 वो भी होते हैं, तो वो रूल तोड़ने के लिए वो उनको फोन कराया जाता है, दिखाया जाता है कि अफसरों भाई मैं विधायक जी का आदमी हूँ। तो बिल्डरों को तो बना ही रूल तोड़ने के लिए है। जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो, उनको तो रूल तोड़ने में ही मजा आता है, तो उन पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? सही बात है। तो जब भी मौका लगे रेडीमेड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, जो मौके पे दिखे वो लेनी चाहिए, जो फ्यूचर में दिखे। बिल्डर आपको फ्यूचर बेचता है, सपना बेचता है। जब आपने लिया ही सपना, तो सपना तो कभी भी टूट जाता है। अच्छा, बिल्डर फ्लोर लेना चाहिए या फिर ये जो हाई राइज सोसाइटीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो सर, ये ना नीड के ऊपर खेल है। हम्म, अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की तो बिल्डर फ्लोर, अच्छा, अगर हम बात करें लग्जरी की या नीड की तो आप अपनी नीड को, अगर नीड में मेरे से पूछा जाए तो मैं बिल्डर फ्लोर को प्रेफर, क्योंकि बिल्डर फ्लोर में मैं डिफरेंस समझा देता हूँ ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। मान लो आपने कोई बिल्डर फ्लोर लिया तो उसमें 4 फ्लोर है या 3 फ्लोर है। अगर 4 फ्लोर हैं तो आपको 25% शेयर मिल गया, अगर 3 फ्लोर हैं तो आपको 33% शेयर मिल गया। तो आपको तो पता है ना कि मैंने जो 300 गज का प्लॉट लिया है इसमें 3%, अगर तीसरा हिस्सा मेरा है तो 100 गज जमीन मेरी है। कल को भगवान ना करे इस बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाना पड़े, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, या कल हमारे 20 साल बाद जब हम बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो 20 साल बाद तोड़ के बनाए तो हमें पता था कि हम 3 हिस्सेदार हैं। अब आपने क्या करें कि मल्टी स्टोरी में फ्लैट ले लिया, उसके एक जो बिल्डिंग है उसमें 25 वो हैं और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, तो 100 फ्लैट हो गए एक फ्लोर में, और 10 टावर हैं उसके, तो 1000 फ्लैट हो गए। अब जमीन है 10 एकड़, 10 एकड़ बहुत बड़ी है ये जमीन है। 10 एकड़ में जब आपने आज फ्लैट लिया तो आपको पता लगा मैंने फ्लैट लिया 2500 फुट का सुपर एरिया, 2500 का आपको कारपेट जो मिला वो 1300 फुट। पहले तो आपको सुपर और कारपेट में नापना ही नहीं आता कि सुपर कितना है कारपेट कितना है, आपको 1300 फुट मिला। अगर आप किसी दुकान से, मान लो करियाने की दुकान से जाते हो और आप उसको कहते हो भैया 5 किलो दाल दे दे और 5 किलो चीनी दे दे, जब वो दाल तोलता है तो आपकी निगाह उसके कांटे की तरफ होती है। अगर वो 100 ग्राम भी कम डाल दे तो आप क्या कहते हो भाई पूरी कर इसको। सही बात है। अगर चीनी 100 ग्राम क्या 5 ग्राम भी कम डाल दे, सुई हल्की सी भी इधर जाए, आप कहते हो भाई पूरी कर इसको। और उधर आप फ्लैट देते हो आपको नापना नहीं आता। 5 किलो माल जिसकी कीमत 500 रुपये होता आप कांटा चेक कर लेते हो, जहां आप 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए कीमत दे रहे हो आपको नापना ही नहीं आता, कांटा ही नहीं है कोई। सही बात है। फिर उसके बाद जो आपने फ्लैट लिया उसमें 1000 फ्लैट थे, 10 एकड़ जमीन थी। जब वो डिमोलेशन का समय आया तो पता लगा जितनी जगह में आप सो सकते हो उतनी भी जगह नहीं है। जो आपने पैसे दिए वो पैसे बिल्डिंग के थे, वो स्ट्रक्चर के थे, फायर फाइटिंग के थे, स्विमिंग पूल के थे, सोसाइटी के थे, उनके थे। आपका लैंड शेयरिंग तो इतने हजारों में का इतना हिस्सा, अब आपको हिस्सा निकला तो आपको लगा इतने, फिर इतने 1000 आदमी को इकट्ठा करना। सही बात है। आज घर के 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते आप, 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। 1000 आदमी को इकट्ठा करके एक छत के नीचे लाना कि हम इसको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। कोई कहता है जी मुझे पीजी चाहिए, कोई कहता है मुझे 4 BHK चाहिए, कोई कहता है मुझे 2 BHK चाहिए, कोई कहता है मुझे दुकान चाहिए। हर किसी की सोच ही अलग है, हर किसी का क्राइटेरिया अलग है। तो क्या 1000 आदमी को इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते।
फिर जब 1000 आदमी इकट्ठे नहीं होते तो एक डंडे वाला आदमी आता है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का या कोई ऐसा डंडा लेके आता है जिसके ऊपर आपकी चलती नहीं, वो जैसे आपको पिटता है वैसे पिटते रहते हो आप, और जो वो बना के देगा उसमें मेजर प्रॉफिट वो ले जाता है, आपको पीनट सा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा इतनी में करोगे जिसमें आपको अपना शेयर तो पता हो, छोटे उसमें। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हुई हैं, समाज में जानी चाहिए थी। जाते जाते अगर कोई गोल्डन टिप्स अगर हमारे दर्शकों को आप देना चाहें तो दे सकते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। देखो सर, बहुत सारी बातें हैं। मैं एक पेरेंट्स को टिप देना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स हमारी बात को सुन रहे हैं बड़ी ध्यान से सुने, कि आपने सारी जिंदगी के पैसे कमाए, इकट्ठे किए, उसमें आपने गोल्ड भी है, आपके पास एसेट ज़मीन भी है, उसके बाद बैंक बैलेंस भी है, एफडी भी है, कैश भी है, कुछ और भी एसेट्स हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने बच्चों को कुछ नहीं बता के जाते, क्योंकि उसमें देखते हो कि ये छीन लेगा, वो छीन लेगा, और जब भगवान ना करे आप चले जाते हो, जाना सबको है, नश्वर शरीर है, सबको जाना, तो पता लगा पीछे बच्चों का झगड़ा होता है, तो आपकी सारी जिंदगी कमाई का कुछ भी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सारी प्रॉपर्टी अपनी सब चीज़ें नोट डाउन करके जाओ, किसको कितनी देना चाहते हो सब लिख के जाओ, भले ही बता के मत जाओ, हो सके तो विल रजिस्टर करा के जाओ, डॉक्यूमेंट्री करा के जाओ, और आपके बाद किसी 2 आदमी को, एक आदमी को, ऐसे आदमी को सब चीज़ें बता के लिख के दे के जाओ, संभाल के बता के जाओ, कि भले ही आपकी लॉकर में रखे हों, मान लो आपका मामा है, उसको बता दिया कि भाई ये सारी डिटेल मैंने उसमें रखी है और लॉकर में रखी है, ये बच्चों को इस हिसाब से जो आपकी तरह ट्रीट करे। ऐसा ना हो कि आपने सारी जिंदगी जिनके लिए कमाया वही आपको गालियां दे, सही बात कि हमारे साथ क्या धोखा हुआ। तो अपने बच्चों में इन्वेस्ट इस तरह से करो कि वो LIC की तरह इन्वेस्टमेंट ना हो, या शेयर की तरह इन्वेस्टमेंट ना हो, उनको ऐसे संस्कार दो, ऐसा सब कुछ दो। अगर आपने LIC इन्वेस्ट किया, शेयर इन्वेस्ट किया, तो शेयर तो सपना है, कभी भी टूट सकता है। अगर आपने उनमें संस्कार दिए, तो अगर वो एक रोटी भी होगी तो आधी रोटी आपको देंगे और अपने बहन भाइयों में बांट के देंगे। तो सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे। और उसमें जो सबसे मेन चीज़ है, 2 आदमी की विटनेस, जो आप डॉक्यूमेंट विल लिख के जाते हो, रजिस्टर्ड करा के जाते हो, अननोन रजिस्टर्ड भी होती है, तो उसमें गवाही की वैल्यू होती है। और वो गवाही किसी वकीलों की ना करा के अपने परिवार के ऐसे आदमी से कराओ जो आपकी जगह उनको आपकी तरह देखे, आपको बच्चे का फ्यूचर आपसे बेहतर देखे, ऐसे आदमी की विल करके जाओ। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।